प्लस पॉइंट में आप तमाम देखने वालों को खुश आमदेद कहेंगे। मुझे कहते हैं अरमान अली, मैं मौजूद हूँ एबटाबाद में और आज मेरे साथ साइकोलॉजिस्ट निदा फलकनाज मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे सीमा करमानी के बारे में, जो कभी सीमा हैदर हुआ करती थी। उन्होंने मज़हब चेंज कर लिया, उन्होंने खामन चेंज कर लिया, उन्होंने मुल्क चेंज कर लिया। इसके ऊपर इनके क्या राय है, आइए इनसे पूछते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं अरमान भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सोशल मीडिया पर एक स्टोरी काफ़ी चर्चा में है, सीमा हैदर जो पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान चली गई, यहाँ के खामद को तर्क करके वहाँ पे उन्होंने पिया घर बसा लिया। आपको क्या लगता है, आप इस स्टोरी को किस नज़रिए से देखती हैं, थोड़ा सा बताइएगा। देखिए अरमान भाई, इस पूरे मामले के दो रुख हैं। सबसे पहले तो अगर हम देखें कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड चला था, बॉलीवुड इंडस्ट्री एक्सपोजर हमने दिया अपने लोगों को, और आपको याद होगा कि शाहरुख खान की एक बड़ी मशहूर फिल्म का डायलॉग भी था कि सरहद पार कोई है जो आपका इंतज़ार कर रहा है। तो डेफिनेटली हमें इस मामले को इस तनाजुर में भी देखना चाहिए कि हमने अपने लोगों को किस तरह का एक्सपोजर दिया, उनकी क्या मेंटालिटी डेवलप हुई और उसका आउटकम क्या था, वो आज हम सबके सामने है। जबकि अगर मैं बात करूं तो इस मामले का एक दूसरा रुख भी है, जिस पे कि बहुत से दानिश्वरों ने बात की, खुद भारतीय मीडिया ने उस पर बात की, और हमारे मीडिया पे भी बड़ा शकूक व शुबहात का एक सिलसिला चला कि ये जो पूरा केस है इसमें कुछ ऐसे सवालात उठाए गए हैं जो कि मुझे लगता है कि बड़े वैलिड हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो सीमा साहिबा को बुनियादी जो इस्लामी अहकामात हैं, जो हमारे शायर हैं, उनके बारे में कोई ख़ास इल्म नहीं था, जबकि वो कहती हैं कि वो मुसलमान हैं और 27 साल अगर आप एक मज़हब में, एक धर्म का हिस्सा बन के गुजारते हैं तो डेफ़िनेटली आपको बुनियादी चीज़ों का इल्म तो लाजमी बात है। दूसरी चीज़ ये कि उनका जो लबो लहजा था हिंदी का, वो बहुत शफाफ था, और उसको सुनकर जब पहली दफ़ा मैंने वीडियो देखी तो मुझे भी ये एहसास नहीं हुआ कि ये कोई ऐसी खातून है जो कि कन्वर्ट हैं। तो मुझे भी यही लगा कि कोई गुजरात से, राजस्थान की कोई खातून है। बाद में जब मुझे पूरे मामले का इल्म हुआ तो मैंने दोबारा वीडियो देखी तो लबो लहजा उनका हिंदी का बहुत साफ़ है, जो कि बहुत से शकूक को जन्म देता है। मुझे ये बताइए कि आप भी एक ख़ातून हैं, वो भी एक ख़ातून है, उनका ये कहना है कि पाकिस्तानी समाज में बहुत ज़्यादा जो है ख़वातीन पर जुल्म किया जाता है। आप भी किसी की बेटी हैं, किसी की बहन हैं, मुझे ये बताइए कि वाकई हमारे इस मुआशरे में इतना ख़वातीन को मजबूर किया जाता है कि वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो जाए? देखिए, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं जेंडर साइकोलॉजी जब पढ़ाती हूँ या पढ़ती हूँ तो उसमें मैं हमेशा जो मैंने पर्सपेक्टिव्स लिए, मैंने जब वेस्टर्न लिटरेचर को स्टडी किया तो मुझे पता चला कि जहाँ हम अपने मुआशरे के बहुत से जुल्मों की बात करते हैं, हमें लगता है कि हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, हमारे मर्द हम पे बहुत जुल्म करते हैं, वहीं पे हम ये भी भूल जाते हैं कि हमारी ख़वातीन भी किसी से पीछे नहीं हैं। जब भी हम वायलेंस की डेफिनेशन की बात करते हैं तो वायलेंस सिर्फ फिज़िकल वायलेंस नहीं होता, वर्बल वायलेंस भी होता है, इमोशनल वायलेंस भी होता है। तो जहाँ मर्द अगर हमारे हाथ उठाते हैं कुछ केसेस में, तो वहाँ पर हमारी ख़वातीन भी ऐसी हैं जो कि जज्बाती तौर पर मर्दों को एक्सप्लॉइट करती हैं, मैनिपुलेट करती हैं, वर्बली बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती हैं। तो हम किसी भी एक एस्पेक्ट को लेकर ये नहीं कह सकते कि हमारा मुआशरा जालिम है, यहाँ पर औरतों पे जुल्म होता है। डेफिनेटली मैं ये भी नहीं कहूँगी कि औरतों पे जुल्म नहीं होता, जुल्म होता है, लेकिन वो कुछ केसेस हैं। ओवरऑल हमारे मर्द बड़े कोऑपरेटिव हैं, और मैं जिस घर से आती हूँ, डेफिनेटली मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, बोल रही हूँ, तो मेरे बाप ने, मेरे भाई ने मुझे बोलना सिखाया है, इस मकाम पे लाया है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो वो भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं। कम अज़ कम मैं ये कभी नहीं कह सकती कि ये एक ज़ालिम मुआशरा है। और बाकी रही बात ऐसे केसेस की, डोमेस्टिक वायलेंस के जो हमारे सामने आते हैं, या जो तेज़ाब फेंकने के केसेस आते हैं, तो हर मुआशरे में कुछ बुराइयां भी एग्जिस्ट करती हैं। ऑल तो हम कह सकते हैं कि हमारे मुआशरे में ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने मुआशरे से रिश्ता काट के और एक नए मुआशरे का हिस्सा जाके बन जाएँ। बल्कि होना तो ये चाहिए कि हमें अपने हिस्से की शम्मा जलानी चाहिए और इसी मुआशरे को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। तो बहसीयत औरत मैं ये कहूँगी कि मुझे यहाँ पर सेफ़ महसूस होता है। मैं आपके साथ खड़ी हूँ, एक पब्लिक प्लेस पे खड़ी हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे ऐसा लगे कि मैं थ्रेटन फील कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ये मुआशरा है, जब भी कुछ होता है मेरे साथ पब्लिक में, अगर एक मर्द मुझे हिरास करता है तो वहाँ पे 10 मर्द मुझे बचाने के लिए भी आते हैं। सीमा की हिंदी का साफ शफाफ होना और उसको इस्लामी पहलुओं की खबर बिल्कुल ना होना, आपको नहीं लगता कि ये एक एजेंट के तौर पर यहाँ काम करती रही और अब सही वक्त आ गया है उन पहलुओं को वहाँ जाकर उजागर करके यहाँ की सारी खामियाँ वहाँ बता देना और अपने मिशन में कामयाब हो जाना?
इस पे ख़त्मी राय तो हमारी सिक्योरिटी इदारे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद और हमारे हुकूमती इदारे ही दे सकते हैं, लेकिन जिस किस्म की चीज़ें सामने आई इस पूरे वाक़े में और जिस तरह से उसको सोशल मीडिया पे इन्वेस्टिगेट किया जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उस पर जो बातचीत हो रही है, उससे तो डेफिनेटली कुछ हद तक हमें शक होता है, लेकिन हम कोई ख़त्मी राय कायम नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं आ जाता। लेकिन उनका लहजा वाकई बहुत शफाफ था, इतना शफाफ था कि आपको पहले चंद लम्हे के लिए सोचना पड़ता है कि क्या ये राजस्थान की कोई खातून है, मुंबई में रहने वाली कोई खातून है, कोई मराठी है या पाकिस्तानी है, क्योंकि बहसीत पाकिस्तानी हम जब यहाँ रहते हैं तो हमारे लोगों के लबो लहजे के अंदर जो वाज़िया फ़र्क है वो हम महसूस कर सकते हैं, जो कि मुझे लगता है कि इंडियन मीडिया के लिए उसको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनके पास पाकिस्तानी कल्चर का एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं है, तो शक की गुंजाइश तो ज़रूर मौजूद है। सीमा ने ये इकदाम उठाकर पाकिस्तानी अवाम पर, पाकिस्तानी ख़वातीन पर क्या इम्पेक्ट छोड़ा? बुनियादी तौर पर तो सबसे बुरा जो इम्पैक्ट हुआ है हमारे यहाँ, एक तरफ तो सीमा ये पोर्ट्रे करना चाह रही थी कि वो एक ज़ालिम मुआशरे का हिस्सा हैं, लेकिन उनके इस कदम ने क्या किया कि अगर ये मुआशरा वाकई ही ज़ालिम है तो वो ख़वातीन जो पहले रिस्ट्रिक्टेड थी उनके घर वाले मज़ीद उन पर शक करेंगे, सेल फ़ोन छीन लिए जाएंगे और उसके साथ साथ मतलब उन्होंने ख़वातीन की मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा किया है, कोई करेजियस कदम नहीं उठाया। आई मस्ट से वो चाहती तो यहाँ रहकर काम कर सकती थी, जुल्म के ख़िलाफ़ बोल सकती थी, लेकिन ये पूरा जो टोपी ड्रामा रचाया गया है मुझे लगता है कि ज़्यादा पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है। मुझे ये बताइए कि बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? वो बच्चे मुस्लिम धर्म से तल्लुक़ रखने वाले थे, अब हिंदू धर्म में चले गए, अब उनको पाकिस्तान की याद तो सता रही है, लेकिन बॉर्डर जो है वो एक ज़ालिम कांटे का जो है वो यहाँ पे किरदार अदा कर रही है। क्या लगता है कि बच्चों को वालिद के पास आना चाहिए या वहीं वालदा के पास उसी धर्म में रहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर बहसीत नफ्सियातदान में ये कहना चाहूँगी कि उन बच्चों की थॉरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट होनी चाहिए, क्योंकि जिस किस्म के ट्रॉमा से वो गुज़रे, और सीमा ने खुद कहा कि उनका सफ़र बहुत मुश्किल था, उनके बच्चे बीमार पड़ गए और वो काफ़ी मुश्किल से पहुंची हैं वहाँ पर, तो डेफ़िनेटली एक बच्चा जो होता है वो कॉन्सेंट नहीं दे सकता, वो चाहकर भी अपनी माँ को नहीं बता सकता कि मैंने तुम्हारे साथ जाना है या नहीं जाना, मैंने बाप के साथ रहना है। तो डेफ़िनेटली वहाँ पर सबसे पहले इस चीज़ का फ़ैसला होना चाहिए कि क्या उन्हें साइकोलॉजिकल असेसमेंट की ज़रूरत है, क्या किसी को साइकोलॉजिकली इंटरवीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और उसके बाद ये फ़ैसला होगा कि वो माँ के पास रहें या बाप के पास। तो डेफिनेटली उसके जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं, उन्हीं को फॉलो करना चाहिए और उसके बाद ही किसी ख़त्मी नतीजे पे हमें पहुंचना चाहिए। मैं आपसे यहाँ पे निदा एक ज़रूरी सवाल करना चाहूँगा कि पाकिस्तानी ड्रामे और इंडियन फिल्में कितना इम्पेक्ट, कितना असरअंदाज हो रही हैं हमारे मुआशरे के नौजवान तबके पर, जो मोहब्बत की लाजवाल दास्तानें बताई जाती हैं, क्या ड्रामों में दिखने वाली ऐसी दास्तानें रियल लाइफ में सच साबित हो सकती हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, हमारे ड्रामे अनफॉर्चुनेटली हमने काफ़ी पहले इस पे बात की, हमारे लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया, उन्होंने इसको हंसी मजाक में उड़ाया कि तो इंटरटेनमेंट है, फॉर द सेक ऑफ इंटरटेनमेंट हम देखते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन ये जो इंटरटेनमेंट है, जिस किस्म का कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं, ये हमारे ऊपर एक लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो यही होता है कि हमारे बच्चे जो हमारे यहाँ सस्ते आशिक फिरते हैं, हर गली मोहल्ले में आपको खुदा और मोहब्बत टाइप का एक आशिक नज़र आएगा, उसका मेजर रीज़न ये है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आजकल माशाल्लाह से हमारे सोशल मीडिया पे जो इश्क और मोहब्बत की दास्तानें वायरल हो रही होती हैं और लोगों को लगता है कि ज़िंदगी का मकसद बस इश्क और मोहब्बत ही है। तो ये डेफिनेटली हमारे मीडिया ने हमारे साथ ज़्यादती की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, हाँ, और इसको दानिश्वर बार बार पॉइंट आउट करते रहे कि हमारी नौजवान नस्ल किस किस्म का कंटेंट कंज्यूम कर रही है, लेकिन किसी ने इस चीज़ पे तवज्जो नहीं दी और अनफॉर्चुनेटली आज हमारे सामने उसके असरात, मनफी असरात आ रहे हैं। तो क्यों ना ये भी एक राइट टाइम है कि हमारे लोग, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो हमारे मीडिया हाउसेज़ है, प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं, वो होश के नाखून लें और अब अपनी ज़िम्मेदारी को समझने की कोशिश करें कि दुनिया में इश्क और मोहब्बत और सस्ते आशिक पैदा करने के अलावा भी बड़े काम हैं। इश्क और मोहब्बत भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन अगर उसको पूरी ज़िंदगी बना के और एक लार्जर दैन लाइफ पिक्चर के तौर पर पोर्ट्रे किया जाएगा तो फिर इस किस्म के वाक़यात हमारे हर घर से निकलेंगे और हमारा मुहाशरा, और जिस किस्म के इम्पैक्ट की बात की आपने उन बच्चों पे, डेफिनेटली इस तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ कि इश्क और मोहब्बत तो इंसान का एक ज़ाती जज्बा है। क्या हमें हमारा मज़हब, हमारा मुहाशरा या हमारे अखलाकियात, हमारे इक़दार इस बात की इजाज़त देते हैं कि हम सिर्फ अपने ज़ाती जज्बे की बुनियाद पर अपने से वाबस्ता तमाम इंसानों और तमाम मुहाशरों को दाव पे लगा दें? तो सबसे बड़ा सवाल जो कि मुझे लगता है कि हमारी नौजवान नस्ल को और हमें खुद से पूछने की ज़रूरत है।
आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सोशल मीडिया कितना असरअंदाज हो रहा है लड़कियों को घरों से भगाने पे, नए नए आशिक मिलवाने पे, और ऑनलाइन गेमिंग्स पे कितना मरतब हो रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगी कि इस तरह की एप्लीकेशन पर वालिदैन को नज़र रखने की ज़रूरत है, कंपनियों को थोड़ा सा इसको वसी और थोड़ा सा इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ताकि ऐसे वाक़यात होने से पहले कोई ख़बर जो है वो पता चल जाए और ऐसे वाक़यात को रोका जा सके? देखिए, जब भी कोई भी चीज़ नई आती है, मुहाशरे का एक नया हिस्सा, एक नई ईजाद, एक नई इन्वेंशन होती है, तो जहाँ पर उसके पॉजिटिव आउटकम्स होते हैं, पॉजिटिव चीज़ें वो अपने साथ लेकर आती है, वहाँ पे नेगेटिव भी लेकर आती है। ये हमारे जो एक फितरत की आप कह लें कि फितरी अमल है कि हर चीज़ के जहाँ पॉजिटिव्स हैं वहाँ उसके नेगेटिव्स भी हैं। तो सोशल मीडिया के अपने बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन उसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं, और उसके नुकसानात उस सूरत में मज़ीद बढ़ जाते हैं जब हम कोई रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स नहीं बनाते, जब हम अपने बच्चों को ये नहीं बताते कि तुम्हें मैंने ये सेल फ़ोन दिया है, तुम्हें मैंने ये पीसी प्रोवाइड किया है, इसका तुमने जायज़ इस्तेमाल कैसे करना है। और रिसर्चेस इस बात को पॉइंट आउट करती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे हमारी जो आइडेंटिटी है वो काफ़ी हद तक हिडन हो जाती है, बल्कि आपको आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल है अगर आप पापा की परी के नाम से आईडी बना लेते हैं। तो वहाँ पर ये चीज़ें हमें बहुत से मॉरली एंड आप कह लो कि मॉरल डिसरेगुलेशन की तरफ या डिसएंगेजमेंट की तरफ लेके जाती हैं। तो डेफिनेटली माँ बाप को भी चाहिए कि वो सुपरविजन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, अपने बच्चों को मॉनिटर करें। लेकिन यहाँ पर जब मैं सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग की बात कर रही हूँ तो डजेंट मीन कि डंडा लेके बच्चों के सर पे खड़े हो जाएं। हमारे यहाँ पेरेंटिंग के कॉन्सेप्ट भी बहुत ख़राब हैं। प्रॉपर्ली हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि माँ बाप को सिखाएं। उन्होंने सोशल मीडिया को जब बच्चों को अकाउंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सेल फोन्स, लैपटॉप्स, पीसीज दे रहे हैं, तो किस तरह से रेगुलेट करना है, क्या प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, इस पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए। एट द सेम टाइम क्योंकि हमारा जो कंज्यूमर हैं वो उनका एक बड़ा हिस्सा यूथ है, तो यूथ को खुद अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। गवर्नमेंट को अल्टरनेटिव चैनल्स प्रोवाइड करने चाहिए, जैसे एजुटेनमेंट एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें कि आप एजुकेशन और एंटरटेनमेंट को कंबाइन करके एक बड़े अच्छे तरीके से नई चीज़ें सीख सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हमारी आवाम में मुतारिफ़ करवाने की ज़रूरत है, ताकि हमारे बच्चे जहाँ इंटरटेन हो वहाँ पर साथ साथ कुछ सीखें भी। तो डेफिनेटली जब हमारे पास करने के लिए बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें होंगी तो नेगेटिव चीज़ों के लिए टाइम कम बचता है और हम उन चीज़ों में कम इन्वॉल्व होते हैं। तो डेफिनेटली सोशल मीडिया डू हैव एन इम्पैक्ट, लेकिन हम उस इम्पैक्ट को पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। मैम, आपके कीमती वक्त का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। नाजरीन, आज की स्टोरी में फ़िल वक्त तक के लिए इतना ही। एक साइकोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जान रहे थे कि सीमा की जो स्टोरी है उसका क्या पहलू है और वो किस तरफ जाकर इख्तिताम पजीर होगी। आपकी इस बारे में कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता सकते हैं। आज की स्टोरी में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।